क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन या फिर संगठन। ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का मतलब है जहाँ पर कि काफ़ी सारे व्यक्ति कंपनी में आपस में इकट्ठे हुए हैं और एक कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड जो है इंग्लिश के ऑर्गेनिज्म वर्ड से बना है। ऑर्गेनिज्म एक इंसेक्ट हो सकता है जिसके कि बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, परंतु अपने आप में वो एक ऑर्गेनिज्म है या इंसेक्ट है। तो जो अलग अलग कार्य करते हैं उसके सारे ही पार्ट्स, परंतु वो सब के सब आखिर में उस ऑर्गेनाइजेशन से या ऑर्गेनिज्म से जुड़े हुए होते हैं। डेफिनेशन पर हम आते हैं। हैने के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, सामान्य उद्देश्य का मतलब कंपनी के उद्देश्य, उन सब की प्राप्ति के लिए विशेष अंगों का, उसके जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी के, वो उसकी विशेष अंग हो गए, उनका मैत्रीपूर्ण संयोजन मतलब मिल करके संयोजन होता है। कार्य करना ही संगठन कहलाता है। हैने के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन इज हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ द स्पेशलाइज्ड पार्ट। हार्मोनियस एडजस्टमेंट मीन्स आपस में मिल करके कार्य करना। स्पेशलाइज्ड पार्ट मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हैं कंपनी की वो सारे अपने आप में स्पेशलाइज्ड होते हैं, एक विशेष कार्य में एक्सपर्ट होते हैं। स्पेशलाइज्ड पार्ट फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द कॉमन पर्पस या सेम पर्पस। अकम्प्लिश का मतलब है पूरा करना, कॉमन पर्पस मतलब जो सब कंपनी का उद्देश्य होता है उसको कॉमन पर्पस बोलेंगे, सबका कॉमन। उसके बाद आते हैं विशेषताएं या करेक्टरिस्टिक्स पर। पहला पॉइंट है कार्य विभाजन या डिवीजन ऑफ वर्क। कंपनी के सारे कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और फिर हर एक कार्य का छोटा भाग इज असाइन टू ए स्पेसिफिक पर्सन अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। उस व्यक्ति की योग्यता और क्षमता के अनुसार उस कार्य को बांटा जाता है और धीरे धीरे जब व्यक्ति उस कार्य को लगातार करता रहता है तो उसे स्पेशलाइजेशन या विशेषज्ञता प्राप्त होती है। सेकंड पॉइंट है हमारा समन्वय या फिर कोऑर्डिनेशन। डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं परंतु सभी विभाग जो है वो यहाँ पर मिल करके काम करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है अनेक व्यक्ति, प्लुरलिटी ऑफ द पर्सन। बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर होते हैं। कलेक्टेड टू अचीव द कॉमन गोल्स। कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति यहाँ पर इकट्ठे हुए होते हैं। फोर्थ पॉइंट है सामान्य उद्देश्य, कॉमन ऑब्जेक्टिव। सबका कार्य जो है वो अलग अलग होता है परंतु गोल जो है, उद्देश्य जो है वो सेम होता है। पांचवा पॉइंट है स्पष्टता, परिभाषित अधिकार, उत्तरदायित्व, वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पष्टता परिभाषित का मतलब है बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर कर देना कि किस व्यक्ति की क्या अथॉरिटी होगी, अधिकार क्या होंगे और उसकी उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। डायग्राम ऑर्गेनाइजेशन का जो डायग्राम होता है उसमें हमें क्लियर हो जाता है। सिक्स पॉइंट है अधिकारी व अधीनस्थ का संबंध। यहाँ पर जो वर्कर्स हम बोलेंगे सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में रिलेशन होता है। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से मालूम चलता है कि कौन व्यक्ति किसका मैनेजर है, कौन व्यक्ति किसका सबॉर्डिनेट है। उसके बाद में सेवन्थ पॉइंट आते हैं संगठन प्रबंध का एक यंत्र है। ऑर्गेनाइजेशन इज मशीन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट या मैनेजर्स को बहुत सारे कार्य करने हैं, उनमें से एक कार्य जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का होता है। एट पॉइंट है संगठन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया। ऑर्गेनाइजेशन इज यूनिवर्सल प्रोसेस। चाहे किसी भी प्रकार की हमारी संस्था क्यों नहीं है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक संस्था है, उन सभी में ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। नाइन्थ पॉइंट है ये गतिशील होता है। ऑर्गेनाइजेशन इज डायनेमिक। जैसे ही कंपनी का साइज चेंज होता है, कंपनी का आकार बड़ा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अलग प्रकार से होगी, अलग प्रकार से व्यक्ति, ज़्यादा कर्मचारी हमारी संस्था में आएंगे तो उसका आकार जो है वो चेंज हो जाएगा। टेंथ पॉइंट है समन्वय जो है वो साधन है, साध्य नहीं। ऑर्गेनाइजेशन इज ए मीन्स नॉट एन एंड। यहाँ पर हमारा जो मीन्स है, ऑर्गेनाइजेशन हमारे एक साधन है, मीन्स एक कार्य है जिसके के द्वारा हम लोग कंपनी के गोल को, टारगेट को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा संगठन के तत्व या एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर है कार्य विभाजन या डिवीजन ऑफ वर्क। वही की कंपनी के मुख्य कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, इसे ही कार्य विभाजन कहा जाता है। सेकंड है उद्देश्यों व उद्देश्यों की स्पष्टता, क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड एम्स। कंपनी के प्रमुख और सहायक अलग अलग प्रकार के उद्देश्य होते हैं और वो सभी उद्देश्य यहाँ पर स्पष्ट कर दिए जाते हैं जिससे कि कंपनी को चला पाना सही प्रकार से सरल हो जाता है। थर्ड पॉइंट है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। कार्यों को उप कार्यों में बांटा जाता है और फिर उन सभी कार्यों में समन्वय होना चाहिए, मतलब डिपार्टमेंट के कार्यों में समन्वय मतलब मिलकर के कार्य करना। फोर्थ पॉइंट है अधिकार व दायित्व का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम ऑर्गेनाइजेशन का एक डायग्राम बनाते हैं तो उसमें क्लियरली बता दिया जाता है कि कैसे अधिकार और कर्तव्यों को आपस में बांटा गया। हर एक जो व्यक्ति है उसे पता हो जाता है कि कब क्या कैसे जो है वो कार्य करना है, इसके बारे में संबंधित इंस्ट्रक्शंस जो है वो पास कर दी जाती हैं।
पाँचों पॉइंट हमारा संदेशवान या कम्युनिकेशन। संदेशवान कम्युनिकेशन सभी लेवल्स पर होना चाहिए, हाई लेवल, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल पर। डायरेक्शंस, हमारे जो ऑर्डर होते हैं, हमारी डायरेक्शन जो दी जाती है वर्कर्स के द्वारा रिक्वेस्ट की जाती हैं, सजेशंस दिए जाते हैं, इनका फ्लो जो है बहुत तेज़ गति से होना चाहिए ताकि तुरंत संदेश सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है संगठन के उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। पहला उद्देश्य हमारा संगठन का होता है मितव्ययी उत्पादन या इकोनॉमिक प्रोडक्शन। हमारा उद्देश्य यही होता है कि कम लागत के ऊपर अधिक से अधिक उत्पादन करना, एट द मिनिमम कॉस्ट मोर प्रोडक्शन। पब्लिक जो है जिससे कम कीमत पर अपने वस्तुएं प्राप्त कर पाती है, और इन्वेस्टर जो कंपनी के मालिक होते हैं उनको भी ज़्यादा लाभ यहाँ पर मिल पाता है। सेकंड पॉइंट है सेवा भाव या सर्विस, क्योंकि सोसाइटी से हमारे को वर्कर्स मिलते हैं, रॉ मटेरियल हमारे को मिलता है, हम सामान भी सोसाइटी को बेचते हैं, इसलिए समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेवारियाँ हैं, तो सेवा भाव भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत रखना है समाज के प्रति। थर्ड पॉइंट है श्रम व पूंजी में मदर संबंध, कोरिलेशन बिटवीन द लेबर एंड द कैपिटल। श्रम का मतलब यहाँ पर है वर्कर से, और क्योंकि वही श्रम प्रदान करते हैं, और पूंजी का मतलब यहाँ पर है कैपिटल, मतलब मालिकों से। मालिक और वर्कर के बीच में जो संबंध है वो दोनों बहुत मधुर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही उत्पादन के आधार हैं। बिना मालिक के या बिना मालिक के वर्कर कुछ नहीं कर सकते, और बिना वर्कर के मालिक कुछ नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट है उत्पादन के साधनों में मितव्ययता उपयोग, इकोनॉमिक यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास समय कम होता है, श्रम वर्कर्स लेबर कम होती हैं, वित्त पैसा कम है, माल कम है, मशीन सभी सीमित है, तो सभी का मैक्सिमम यूज़ करें और कम से कम खर्चे में यूज़ करें। फिफ्थ पॉइंट हमारे को दिया गया उत्पादन लागत पर अधिकतम उत्पादन करना न्यूनतम लागत पर। तो यहाँ पर है मैक्सिमम प्रोडक्शन एट द मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम मैक्सिमम यूज़ जब हम सभी रिसोर्सेज का करेंगे तो अपने आप मिनिमम कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा। सिक्स पॉइंट है भिन्न भिन्न कार्यों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट एक्टिविटीज़। जब सभी व्यक्ति अपना अपना कार्य करते हैं, एट द एंड ऑल पर्सन्स विल गेट their job done and the company will get their job done, other starts also। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर बोला कि भिन्न भिन्न कार्यों में समन्वय, कहने का मतलब यहाँ पर ये भी हुआ कि जब एक व्यक्ति का काम जो है ख़त्म होता है तो वहाँ से अगले व्यक्ति का काम शुरू हो जाएगा। तो सभी के व्यक्तियों के बीच में अगर समन्वय नहीं होगा तो सही समय पर कोई व्यक्ति अपना कार्य नहीं कर पाएगा। सेवंथ पॉइंट है भारत में संगठन के विशेष उद्देश्य क्या हो सकते हैं। स्पेशल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। पहला है देश का संतुलित विकास में सहायक, बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। देश का संतुलित विकास होता है यहाँ पर, क्योंकि हम कम कीमत पर अच्छा उत्पादन करते हैं, लोगों को रोज़गार देते हैं, समाज को कम कीमत पर वस्तुएं अधिक मात्रा में उपलब्ध करवाई जाती हैं। ज़्यादा उत्पादन, एक्साइज ड्यूटी, हमारे टैक्स वगैरह बढ़ेंगे, जो कि सरकार को इनकम होगी और उससे देश का विकास होगा, समाज को भी कम कीमत पर ज़्यादा वस्तुएं मिल पाएंगी। सेकंड पॉइंट है देश की प्रजातांत्रिक समाजवाद की स्थापना करना, टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इन द कंट्री। प्रोडक्शन जो है लोगों की डिमांड के अनुसार होता है। लोग यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं प्रजातांत्रिक, इसका मतलब लोगों की इच्छा के अनुसार ही यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। सी पॉइंट हमारा देश की पंचवर्षीय योजना को सफल बना। गवर्नमेंट की जो प्लान्स होती हैं उनको सक्सेसफुल तभी बनाया जाता है जब गवर्नमेंट को कहीं से इनकम का सोर्स मिलेगा। जो इस प्रकार की कंपनीज जो होती हैं, अच्छे प्रकार से चलने वाली कंपनियाँ अधिक लाभ कमाती हैं, सरकार को अधिक टैक्स भी देती हैं। नेक्स्ट है संगठन के आवश्यक कदम या फिर संगठन प्रक्रिया या एसेंशियल स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। स्टेप्स की जब हम बात करते हैं, प्रोसेस की जब हम बात करते हैं, तो एक पॉइंट्स हमारे को ये होते हैं, इनका सीक्वेंस या क्रम जो है वो वही रहेगा, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट है क्या, क्रिया की पहचान या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटीज़। सबसे पहले तो हमारे को अपनी कंपनी का उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव है वो निर्धारित करना होता है, और आगे की सारी क्रियाएँ जो होती हैं इसी के लिए कार्य करती हैं। सेकेंड पॉइंट है क्रियाओं का वर्गीकरण, एक क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ मतलब क्रियाओं को अलग अलग क्लासेस में या वर्गों में हमने बांटा है, जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। विभागों में वर्गीकृत करना। कंपनी के बहुत सारे विभाग इसी कार्य पर इसी तरीके से कार्य करते हैं। एक समान क्रियाएं एक ही विभाग में रखी जाती हैं, जो व्यक्ति सभी उत्पादन कर रहे हैं वो सभी उत्पादन विभाग में होंगे। थर्ड पॉइंट है काम सौंपना, असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटीज। जब हमने विभाग बना दिए, डिपार्टमेंट बना दिए, तो उसके बाद में अब हम काम सौंपेंगे। काम जब लोगों में सौंपा जाता है, उनको कार्य करने के लिए दिया जाता है, तो उनकी योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है अधिकार सौंपना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जब हमने किसी व्यक्ति को कोई कार्य दे दिया तो उसको अधिकार भी दिए जाने चाहिए ताकि वो उस कार्य को अच्छे प्रकार से कर सके। अथॉरिटी जो है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है सूचनाओं बारे संबंध स्थापित करना, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। कम्युनिकेशन सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में, अधिकारी और अधीनस्थ के बीच में जो है कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ये स्थापित करना ताकि अधिकारी अपने आदेश वर्कर को दे सके और वर्कर अपनी रिपोर्ट जो है अधिकारियों को दे सके। सिक्स पॉइंट है समन्वय और संतुलन, कोऑर्डिनेशन
एंड बैलेंस। सभी डिपार्टमेंट्स में समन्वय होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, और सभी कर्मचारियों में भी आपस में समन्वय मतलब मिलजुल कर कार्य करना। 7 पॉइंट हमारा है संगठन का संरचनात्मक पक्ष, स्ट्रक्चरल साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब कंपनी बनाई जाती है उस टाइम पर हम ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमारे पास कितने अधिकार हैं, क्योंकि अधिकार असीमित तो होते नहीं, सीमित अधिकार होते हैं। सीमित अधिकारों को ध्यान में रखना है। कंडीशन ऑफ द स्पेशलाइजेशन, हम किस कार्य में एक्सपर्ट हैं, स्पेशलाइज्ड हैं। वर्कर्स की एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता कितनी है, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है तैयार किया जाता है। 8वां पॉइंट है कुशल कर्मचारियों का चयन या सिलेक्शन ऑफ द एफिशिएंट वर्कर। वर्कर का जब चुनाव किया जाए कार्य के ऊपर तो वो उनकी योग्यता के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है संगठन के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के सिद्धांत में पहला पॉइंट आ गया परिभाषा का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन होता है एक्सप्लेन करना, परिभाषा करना होता है एक्सप्लेन करना। प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्तव्य, उसके अधिकार, उसके उत्तरदायित्व की स्पष्ट व्याख्या कर दी जाए, और ये सारी व्याख्या जो है सब कुछ बताना है, रिटर्न में बताना है। सेकेंड पॉइंट है उद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य जो है स्पष्ट रूप से निश्चित उद्देश्य सेट किए जाने चाहिए, उसके साथ ही उप उद्देश्य भी बनाए जाने चाहिए। सब ऑब्जेक्टिव हमारे को बनाने चाहिए, और मुख्य उद्देश्य और उप उद्देश्य हमारे जो है उनमें समन्वय होना चाहिए, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारा है नियंत्रण की सीमा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। हमारे को ये बता देना चाहिए कि एक अधिकारी के नीचे कितने सबऑर्डिनेट या कर्मचारी कार्य करेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा कर्मचारी होने के कारण वो व्यक्ति सही प्रकार से इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। फोर्थ पॉइंट है समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। सभी क्रियाओं में समन्वय होना चाहिए, सभी कार्यों में, सभी साधनों में भी समन्वय होना जरूरी है, सब मिलकर कार्य करेंगे। पांचवा पॉइंट है आदेश का सोपानिक सिद्धांत या स्केलर प्रिंसिपल। ऑर्गेनाइजेशन के डायग्राम में हमारे को स्पष्ट रूप से ये बता देना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस व्यक्ति को इंस्ट्रक्शन देगा, किसको व्यक्ति आदेश देगा। तो अधिकारी कौन है, अधीनस्थ कौन है, सीनियर और जूनियर कौन है, ये भी हमारे को डायग्राम के अनुसार पता होना चाहिए। 6 पॉइंट है लोच का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जब हम ऑर्गेनाइजेशन बनाए तो भविष्य में जो परिस्थिति में परिवर्तन होने की संभावना है उसको ध्यान में रखकर हम लोग डायग्राम बनाए, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाए। 7 पॉइंट है अधिकार का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी। अधिकार और उत्तरदायित्व, व्यक्ति को जो राइट्स दिए गए हैं उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। 8वां पॉइंट है विशिष्टीकरण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। कार्य जब एक व्यक्ति को सौंपा जाए तो उसकी विशिष्टता को ध्यान में रखा जाए, उसकी शारीरिक योग्यता, उसकी मानसिक योग्यता, नैतिक योग्यता जो उसकी है उसके अनुसार ही उसे कार्य दिया जाए। अगला है उत्तरदायित्व का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सभी प्रकार के कार्य के लिए हर एक व्यक्ति को जिम्मेवारी जो है वो फिक्स कर दी जानी चाहिए। 10th पॉइंट है संतुलन का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। सभी विभागों में बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, ताकि कार्य का दोहरापन ना हो। दोहरापन का मतलब ऐसा ना हो कि एक विभाग भी वही कार्य कर रहा है या एक व्यक्ति वही कर रहा है, दूसरा व्यक्ति भी वही कार्य कर रहा है और कोई जो कार्य इंपॉर्टेंट था वो कार्य बिल्कुल छूट जाए। 11th पॉइंट है जांच का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ चेक। ऐसी व्यवस्था हमारी कंपनी में होनी चाहिए कि एक व्यक्ति जो कार्य करेगा वही कार्य जो है जब दूसरे विभाग में जाएगा तो उस विभाग में उस कार्य की अपने आप ही जांच हो जाए। यहाँ पर 12th पॉइंट हमारा है निरंतरता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। संगठन व्यवसाय की आवश्यकताओं को लगातार पूरा कर सके, इस प्रकार से हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है।